स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। आज हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। क्लियर है? तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो रेजिस्टेंस हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट क्रिएट हुआ और उसको बोला गया था रो, और ये है एल अपॉन ए। ये एक्चुअल में रो ही क्या है, ये है रजिस्टिविटी, या फिर इसको फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, आर अपॉन आर ए अपॉन एल। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रजिस्टिविटी। एक बताया था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोले तो जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो रेट है उसको कंडक्टेंस बोला गया है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की। ठीक है, जी बराबर हमने क्या लिखा, 1/r, मतलब इसका जस्ट उल्टा। और कापा बोला था कंडक्टिविटी, कापा क्या बोला था, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रो। ये इतना चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके साथ में इसकी यूनिट्स को भी हमने एक्सप्लेन किया था, यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी बोले तो कापा, और कापा को क्या है कि ये जैसे आपको दो तरह के सॉल्यूशन बताए थे, एक बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन था, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड बताया था। तो आपको एक चीज बताई थी कि उसके अंदर 1 सीसी बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 1 ml। मतलब उसने, कापा ने क्या बोला था, कापा ने बोला था कि आप जो भी कंडक्टेंस ले रहे हो वो पर यूनिट वॉल्यूम लेना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे ये पूरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर पूरे से हमें कोई लेना देना नहीं। उसने बोला एक ml के अंदर, एक ml के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था, एक डाइल्यूट लिया था। तो ऑब्वियसली डाइल्यूट कब, जब पानी ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट कम, नंबर ऑफ आयंस कम। तो वहां पर ये चीज डिसाइड हो चुकी थी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टिविटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्लियर है? तो इसी तरह से 1 ml बोले तो एक वॉल्यूम की बात की थी, लेकिन उसके बाद में इसकी कंडक्टिविटी को, क्योंकि कपा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट बन रहा है तब कप्पा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम एक ऐसी यूनिट लें जिसके अंदर कप्पा की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हो। मतलब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ एक मोल का देखें, किसका, 1 मोल का, क्योंकि ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब इसको मोलरिटी से ये बिलोंग करती है, किससे, मोलर कंडक्टिविटी। एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दो तरह की कंडक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये बताती है मोल्स को, किसको बताती है, मोल्स को। अब इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो समझाते हैं। मोल बोले तो यहाँ मतलब है अपने को मोलेरिटी से, किससे, मोलेरिटी से। क्लियर क्लियर चीजें बता रहे हैं। ठीक है, मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, यही तो होता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, या फिर बोल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, यही था। फिर हमने ये बोला था कि जो मोलरिटी का पूरा फॉर्मूला है वो है, ये हो गया मोल। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं कि मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो ये हो गया मोल, या मोल लिखो चाहे एन लिखो। और मोलरिटी क्या है, ये मोलरिटी किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम के साथ मोल का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हम किसकी बात करते हैं, क्योंकि मोलरिटी का जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। या फिर मोलरिटी का और सिंबल कैसे लिख सकते हैं, यूनिट कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ये मोलरिटी है। क्लियर है?
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किसकी बात करें, हम कर रहे 1 लीटर की बात, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने जो कंटेनर लिया है, जो हम बात करेंगे कंडक्टिविटी के अंदर बोला था 1 ml की बात करेंगे, कितने की बात करेंगे, 1 ml की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 लीटर है, कितना लीटर है, 1 लीटर है, तो वो कितने ml के इक्वल है, 1000 ml के, ठीक है। और आपको बोला था जो 1 ml है वो किसके इक्वल है, 1 cc के, बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हम वहां 1 लीटर की जगह यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब 1 ml में 1 cc आ रहा है, तो 1000 ml में कितना आएगा, 1000 cc, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरिटी को कैसे लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, कंडक्टेंस। आपको बताया था कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी को। पर यूनिट वॉल्यूम किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कंडक्टिविटी को। तो वापस समझिए, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले भी बता दिया था कि मोलरिटी को किससे मतलब है, 1 मोल के अंदर क्या चीज क्लियर हो रही है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कीप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विथ एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम यूनिटी, बोले तो 1 सेंटीमीटर, बोले तो लेंथ की बात की गई थी। आपको समझाया था कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है और 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L है और इसका जो एरिया है वो A है, ठीक है। और यहां पर हम किसकी बात करेंगे, जो कंडक्टिविटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, 1 मोल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब इसका ये फॉर्मूला याद रखना कि जो लैम्डा m इक्वल टू के इज क्या है, के इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ये लास्ट वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ एक एक चीज को वापस क्लियर नहीं करवाएंगे। जितना हो सकता है जो जरूरी है कि जो कंडक्टिविटी बोला तो ये कप्पा जो है वो किसको बताता है, ये कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो मोलरिटी के अंदर 1 मोल की ही बात करेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है। कल क्लियर करवाया था, कल बोले तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया किस में आता है, एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम मीटर में नहीं ले रहे हैं, हम एक छोटा सा कंटेनर ले रहे हैं, हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल क्योंकि छोटा सा डब्बा ही लिया ना तो उसका सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, बड़ा मीटर सा नहीं ले रहे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर में, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, जिसको क्या बोला जाता है 1 cc, क्या बोला जाता है 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रही हूं। अभी आपको बताया था ये 1 मोल की बात कर रहा है, मोल क्या होता है, ग्राम मास अपॉन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। लेकिन यहाँ पर जो मोलरिटी है, मोलरिटी क्या हो गई कि 1 मोल की होगी। वैसे क्या होता है फॉर्मूला कि मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो है, ठीक है। यहाँ कितने मोल की बात कर रहा है, 1 लीटर के अंदर आपको बोला था 1 लीटर के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो यदि हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे 1000 ml से, ठीक है। और 1000 ml किसके बराबर होगा, 1 cc के बराबर, सॉरी 1000 cc के इक्वल होगा, यही तो बताया आपको, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, n क्या है, मोल है, और कितने मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 मोल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब
ये मोल है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू n की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे वॉल्यूम किसका अंदर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है लीटर के अंदर। क्लियर है? अब हमें यहाँ से वॉल्यूम ही तो फाइंड आउट करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीटर 1 अपॉन m। ठीक है, ये लीटर के अंदर हो गया। आपको पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, कि 1000 सीसी होते हैं। 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, कि तो ये वाला फॉर्मूला लिखे, v सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 सीसी लिख दूं, इक्वल टू लीटर का फॉर्मूला क्या है, लीटर का फॉर्मूला ये जो v लीटर बोले तो वॉल्यूम ऑफ लीटर क्या होता है, 1 अपॉन मोलरिटी इनटू इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1000। इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आप वॉल्यूम की जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब जो ले रहे हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, आपको पहले भी मेंशन करवाया था। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। वापस बता देती हूँ, देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, बोले वॉल्यूम किसके अंदर है, लीटर के अंदर, यही तो मोलरिटी होती है। लेकिन जो मोलर कंडक्टेंस किसकी बात करता है, 1 मोल की बात करता है। तो अंडरस्टूड है कि मोल की जगह हम क्या लिख देंगे, कितने मोल है, 1 मोल है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वॉल्यूम किसके अंदर, लीटर के अंदर है। हमें ये पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1000 सीसी होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा, लीटर को 1000 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो किस में लेना अपने को, ये वाला फॉर्मूला कि v लीटर इंटू 1000। तो v लीटर बोले तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, 1 अपॉन m, हमने लिख दिया 1 अपॉन m। और ये क्या है, ये हम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 से क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये अपने फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके अंदर इसको रख रहे हैं। ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी में। ठीक है, ऐसे लिखेंगे लैम्डा m इज इक्वल टू क इंटू वॉल्यूम क्या था, 1 अपॉन मोलरिटी, या मोलरिटी नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। यही तो फॉर्मूला था। बोले तो लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, मोलरिटी दे देगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेगा, वो कप्पा की वैल्यू गिवन होगी, या जो भी आपको एक किसी एक का, या तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी होगी, या मोलरिटी फाइंड आउट करनी होगी, या फिर ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन में कोई सा भी डाटा दे सकते हैं और कोई सा भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी होगी मोलर कंडक्टिविटी, जो 1 मोल की बात करता है। मोलरिटी दिमाग में आते ही आप 1 मोल वाला अप्लाई करना। ठीक है, अब इसका है ना, जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट पूछी जाती है। अब देखिए आप, कि आपको बताया था कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। और कप्पा की बोले तो मोलर, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, या कंडक्टिविटी की भी आपको बताई थी। एक बार वापस रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं हो। ठीक है, अपने फाइनल क्या इक्वेशन बनी थी, लैम्डा m इज इक्वल टू के कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। यदि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो कम से कम ये फॉर्मूला तो याद रखना। सही बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं है, 1 मोल की बात करता है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, और यहाँ पे मोलरिटी है तो मोल पर लीटर है, और तो लीटर है तो इसको अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, और कुछ भी नहीं। अब देखिए कप्पा क्या बोला था, कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है 1 अपॉन रो। क्या होता है, 1 अपॉन रो। अब आपको रो का क्या होता है, तो देखिए वापस बता देते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये फॉर्मूला बताया था आपको। रो बराबर क्या हो गया, रो बराबर हो गया R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। जब आपको यूनिट के अंदर कुछ दिक्कत हो तो फॉर्मूला पुट करो, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे यूनिट रखो। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ओके ठीक है,
इंटू ए क्या होता है, एरिया, एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। और ये लेंथ किस में रखी थी हमने, सेंटीमीटर में। ये यहां से कटा, कट गया, तो क्या बचा, ओम सेंटीमीटर, क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहां देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1/λ, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1/λ, मतलब उल्टा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया 1/λ। तो ये कप्पा की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स ये कप्पा है, इसका मतलब कप्पा की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये है अपने कप्पा, कक्का, ठीक है। और मोलरिटी की यूनिट आपको बोली थी, मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, क्लियर है, मोल पर लीटर। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे लीटर में तो ले नहीं रहे, हम किस में ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम है तो वो तो क्यूब के अंदर आएगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, वहां पे सेंटीमीटर में ले रहा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई भी तरीका। तब इसका ये लैम्डा एम बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा एम बराबर कप्पा की वैल्यू क्या आई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही था। फिर 1000 ये अपने यूनिट के अंदर काम नहीं आएगा, ठीक है, अपने को, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, ये मोलरिटी, और मोलरिटी हमने क्या लिखी, मोल, ओके, और ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये इधर जाएगा, ठीक है। आपको बोला था कि ओम इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सीमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बताया था। और इसको हम मोहो भी बोल सकते हैं। ये आपको दो चीजें बताई थी, ओम इनवर्स को, ना कि ओम को, क्लियर है। तो अब देखिए इसमें यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स, ओके, और ये सेंटीमीटर इनवर्स पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये ऊपर, मतलब ये अंडरस्टूड है, ये ऊपर जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, मोल हो गया। अब देखो जहां जिसे कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है, यहाँ कट रहा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, ओके, मोल इनवर्स, मोल ऊपर चला जाएगा, यदि ऐसा लिखना चाहे तो मोल इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, मोल को नीचे रख दो, इनवर्स ना लगा के, इनवर्स मतलब इसका उल्टा हो गया, तो ओम इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। और यदि ऐसे ना मिले तो ओम इनवर्स को सीमेन भी बोल सकते हैं, मो भी बोल सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोहो, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से भी बन सकता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी आ सकता है कि डिवाइडेड बाई की फॉर्म हो, मतलब बट्टे की फॉर्म में, और हो सकता है वो ऑलरेडी इनवर्स की फॉर्म में दे रखा है, या फिर इसको ये भी हो सकता है, और एक क्या सीमेन वाला है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तीनों तरह की यूनिट है, 3-4 तरह का इसको लिखने का एक तरीका है, बस ये पता होना चाहिए। ओम इनवर्स को सीमेन भी बोलते हैं और मोहो भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहा है। क्लियर है, इसको आप उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको जब कंडक्टिविटी करवाया था तो हमने कहा कप्पा की वैल्यू हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो एक मोल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, यहाँ से सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको जो मेन चीजें हैं वो आपको समझा देते हैं। देखो मोलरिट जो मोलर कंडक्टिविटी था ना, वो मोलरिटी की बात करता था, किसकी बात करता था, मोलरिटी की, 1 मोल की बात करता था।
अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझने के लिए आपको सॉल्यूशन के अंदर मैंने नॉर्मेलिटी करवाई थी। क्या करवाई थी? नॉर्मेलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड कहाँ आया था कि हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो वो है नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी आ जाए ना तो दिमाग में डायरेक्ट नॉर्मेलिटी आना चाहिए। मोल की बात कर रहा है तो वो मोलरिटी भी, मोले मतलब मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वो मोलरिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोले नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। ये कैसा है? ये बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं। जो मोलरिटी क्या था? हमने बोला था ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, जिसको हमने क्या बोला था? मोल। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? मोल की डेफिनेशन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि ग्राम अपॉन एन बराबर ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। लेकिन यहाँ पर ये जो मोलिकुलर मास होता है ना, ये डिवाइड होता है। ये किससे डिवाइड होता है? ये वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड होता है। आपको अभी बताएंगे वैलेंसी फैक्टर होता है क्या है, जैसे बता चुके हैं एन फैक्टर। यदि एसिड है तो कितने H प्लस देगा, बेस है तो कितने OH देगा, ठीक है। और यदि कोई साल्ट है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैटाइंस है, कितने नंबर ऑफ एनाइंस का चेंजेस हो रहा है, वो है, और कुछ भी नहीं। एन आपको एन फैक्टर बताया है, ठीक है। ये मोलिकुलर मास होगा ना, वो वैलेंसी फैक्टर से क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट वेट। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। और यदि इसको, चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं फिर करते हैं। ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, वो तो मोलरिटी में भी था, इसमें भी है। लेकिन यहाँ मोलिकुलर मास किससे डिवाइड हो रहा है? वो मोलिकुलर मास डिवाइड हो रहा है वैलेंसी फैक्टर से। और क्या था? और तो कुछ भी नहीं था, और तो वही था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बताया था? सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ देखिए, ये इतना सा फॉर्मूला जो है ना, वो देखो मोलरिटी का भी यही फॉर्मूला। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, और पर लीटर बोले तो वॉल्यूम। तो ये देखे ना, इसको भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मोल बन गया, मोलरिटी बन गया, मोलेलिटी नहीं मोलेरिटी। आपको बताया था मोलेरिटी अलग होती है, मोलेलिटी अलग होती है। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? ये तो हो गया मोल, ये पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कर दिया। तो इसको मोलरिटी लिख सकते हैं, और मोलरिटी ये वैलेंसी फैक्टर डिवाइड की फॉर्म में तो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के अंदर क्या रिलेशन है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात की थी। अब देखो इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? ये है इक्विवेलेंट वेट। और ये जो ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रही हूं। ये नॉर्मेलिटी बताइए मैंने अपने को, ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी। अब इसको देखो शॉर्ट के अंदर बता देते हैं कि ये क्या होता है। नॉर्मेलिटी बराबर हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस ये फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का। क्लियर है? और मोलरिटी के अंदर हमने क्या लिखा था कि मोल वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए डिफरेंस कितना सा है। ये तो मोल की बात करता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए जब हमने मोलर कंडक्टिविटी की थी तो हमने मोल कितना लिया? हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी। कितने की? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट की। बस यही डिफरेंस है। ये 1 मोल की बात करता है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेगा। और वही फॉर्मूला कैसे बताया था? ऐसे बताया था ना, के इंटू 1000 डिवाइडेड, यहाँ मोलरिटी था ना, यहाँ नॉर्मेलिटी आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। अभी अपन करते हैं इसको
पहले ही बता देते हैं कि वहां क्या लिखा था, वहां लिखा था हमने लैम्डा एम, तो यहाँ मोलरिटी कर दी, यहाँ क्या करेंगे लैम्डा एन, जो ग्राम इक्विवेलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोले तो ये नॉर्मलिटी से इफेक्ट हो रहा है। इतना सा डिफरेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज्यादा चीजें इतनी कोई भारी भरकम हार्ड नहीं है, बस इसको थोड़ा समझने का तरीका आना चाहिए कि बोल क्या रहे हम और समझ क्या रहे, ये दोनों के बीच का अंतर यदि होगा तो फिर गलती होने के चांस है, अदरवाइज ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम of solution which contains 1 gram equivalent of electrolyte, very very important। कहते हैं देखिए, जब हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे तो कंडक्टिविटी के अंदर क्या था, एक कंटेनर था और इसके अंदर हमने बोला था 1 ml की बात की थी कि 1 ml के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। क्लियर है। अब आयंस दो तरह के हो सकते हैं, मोल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और इक्विवेलेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक वॉल्यूम फिक्स कर दिया और वो वॉल्यूम किसके अंदर फिक्स किया, सीसी के अंदर। किसके अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बोला था। तो उसने बोला कि जो ml के अंदर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 ml। क्लियर है, 1 ml की बात करता है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो सिर्फ आपको एक मोल की बात करेगा कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। क्लियर है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। फिर उसका, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है, एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम की बात करता है। और यहाँ वॉल्यूम क्या ले लिया इसने लिखा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे 1 मोल बोला था वैसे ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेगा। वही सेम फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने क्या लिखा, लैम्डा एम इंटू के इंटू वॉल्यूम। के इज द कंडक्टिविटी कापा। ठीक है, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे ना। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको नॉर्मलिटी का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, फिर भी वापस बता देते हैं। देखिए, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, आपको बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। और यदि अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है, यदि ग्राम इक्विवेलेंट है ये, और यदि हमें ml में कन्वर्ट करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अरे भैया सॉल्यूशन ml के अंदर करेंगे तो आपको बताया था इसको 1000 से क्या करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे तो 1 ml कितने के बराबर, 1 cc के बराबर। तो अब 1000 ml किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से और लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, सीसी के अंदर। तो सीसी के अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेना चाह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 1000, 1000। ठीक है, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से यहां से कैसे लिख देंगे इसको, देखिए ये इधर आ गया। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, सीसी के अंदर, इक्वल टू ये ग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट किसकी बात कर रहा है, 1 ग्राम की बात कर रहा है। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहीं से समझ लीजिए, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को तो यहाँ वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा, इधर वॉल्यूम आ जाएगा तो ये नॉर्मलिटी इधर आ जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई n, यही तो है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 1 ग्राम के लिए है। तो इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का पता करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर आ जाएगा, नॉर्मलिटी डिवाइड की फॉर्म में चली जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। लिटी ये देखिए, ये आपको यहां तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखकर, और वॉल्यूम के अंदर आपको जो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखनी है, और आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम की बात करेगा, और किसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बात करेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ये बात कर रहा है तो बस ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, इसको आप उतार लीजिए। अब इसकी अपन यूनिट करेंगे आगे। ई क्यू इज इक्वल टू क इज कापा 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। ये अपने पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा, ठीक है। यूनिट में कुछ भी देखो, कापा की हमने यूनिट अभी मोलर कंडक्टिविटी के अंदर फाइंड आउट की, वही रहेगा, क्या था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके, कापा की वैल्यू थी। नॉर्मेलिटी की क्या थी कि कापा क्या है, कापा की यूनिट अभी जस्ट फाइंड आउट की थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 1/रो होता है, रो की वैल्यू ओम सेंटीमीटर होता है, तो 1/रो है, इसका मतलब ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट, मतलब इसकी यूनिट तो हमें पता चल गई। अब इस नॉर्मेलिटी की क्या होती है इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर है, लीटर के अंदर है, पर हमें तो लीटर में नहीं चाहिए, हमें तो किस में चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर वाली फॉर्म में चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, और ये किस में होता है, वॉल्यूम बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ इसके अंदर सीसी के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ पुट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब ये वाला फॉर्मूला बोले थे ये यूनिट यहाँ रखते हैं और ये वाली यूनिट इधर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई क्यू, की कापा की वैल्यू क्या हो गई ओम इनवर्स, ओके, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या था, डिवाइडेड बाई था इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर ले जाए, ये इसमें डिवाइड की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको ई क्यू इज इक्वल टू ओम इनवर्स, ओके। अब यहां से ये कटा, बिल्कुल कितना रहा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो रहा, एक कट गया, और ये क्या हो गया, इसको इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स की फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और आपको बताया था कि ओम इनवर्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को हम मो लिख सकते हैं, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर इसको मो को ओम इनवर्स को और क्या बोल सकते हैं, सीमेन बोल सकते हैं या साइमन बोल सकते हैं। तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी इक्विवेलेंट मिल सकता है, ठीक है। ऐसा ही है शायद किताब के अंदर, मतलब ये ई जो है छोटा वाला, कहने का मतलब ये तीनों यूनिट एक ही, देखो यहां तक तो सेम है, ये देखो यहाँ पे बस ये है ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं और ओम इनवर्स को सीमेन भी बोलते हैं, और देखो कोई भी डिफरेंस नहीं। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम दोनों का कंपैरिजन बता देते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर डिफरेंस क्या है। ये किसकी बात करता है, ये करता है 1 मोल की, किसकी बात करता है, मोलरिटी है दैट मीन्स मोल की बात करेगा, इक्विवेलेंट है तो ये किसकी बात करता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेगा, ये ध्यान रखना। ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी और ये क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब ये किससे, कंडक्टिविटी को मतलब क्या होता है कि कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मतलब ये पर्टिकुलर एक वॉल्यूम की बात कर रहा है,
और कौन सा वॉल्यूम लेना हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना हो, तो या सेंटीमीटर की जगह मतलब 1 सीसी के अंदर ले सकते हैं। सेंटीमीटर ml की बात कर रहा है बोले तो 1 सेंटीमीटर, 1 ml, 1 ml बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दोनों का कॉमन चीज है, यहाँ तक अपने को दोनों का कॉमन है, तो यहाँ ज्यादा ध्यान देने की अपने को जरूरत नहीं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी क्या बात करता है कि ये बोला कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये बात करता है मोलरिटी की। ओके, और ये किसकी बात करता है, ये करता है नॉर्मेलिटी की। देखो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, सीरियसली बता रही, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए, यहां से भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें का बदलाव लगता है, हार्ड लगता है। ठीक है, तो ये कापा है, बिल्कुल ये भी कापा, ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 1000 है, ये भी 1000 लिख दिया, या मोलरिटी की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉर्मेलिटी, कोई डाउट नहीं। अब लेकिन ये जो है वो किसकी बात करता है, 1 मोल की बात करता है। आपको मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर बात करता है ये लीटर के अंदर बात करता है। हमें लीटर में नहीं चाहिए, हमें तो किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये मोल कितना हो गया, मोल की वैल्यू तो 1 मोल की हो गई, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया भैया सीसी के अंदर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, 1000 सीसी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ फाइनल क्या लिख सकते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा, यहाँ पूरा वॉल्यूम ये v लिख देते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मतलब ये फॉर्मूला यहां से आया है, क्योंकि अच्छा बीच में ये बताना भूल गए कि ये भी क्या होता है, ई क्यू, सॉरी क्या लिख दिया, लैम्डा एम बराबर क्या होता है, के इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ये आ गए, ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और ये भी क्या कहता है, ये भी सेम यही कहता है कि कापा इंटू वॉल्यूम। फिर देखो दोनों में सेम रहे, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, ये ई क्यू इक्वल टू के इंटू वी, और v की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये 1000 डिवाइडेड बाई m, क्योंकि मोलरिटी की बात कर रहा है, ये नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। मतलब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब लैम्डा एम की यूनिट पूछते हैं, कापा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अब देखो मोलरिटी की क्या होती है, मोलरिटी की होती है मोल और सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एम इक्वल टू लैम्डा एम, सॉरी लैम्डा ओम इनवर्स, और यहाँ से ये कट जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स बन जाएगा। बस ये यूनिट हो गई मोलर कंडक्टिविटी की। अब इसके अंदर देखिए ई क्यू, ओके, कप्पा की वैल्यू तो फिक्स है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और जो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, वो होती है इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में ले रहे हैं हम, वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेम वही चीज है, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। बस अब देखो डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, ओम इनवर्स, उधर भी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस मोल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इक्विवेलेंट किसके लिए वर्ड यूज होता है, नॉर्मेलिटी के लिए, और मोल वर्ड किसके लिए यूज होता है, मोलरिटी के लिए। अब कोई भी डिफरेंस नहीं। अब यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई क्यू इज इक्वल टू ओम इनवर्स, और ये से कटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोलरिटी की बात की तो मोल इनवर्स आ जाएगा, और ये नॉर्मेलिटी की बात की तो इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं। इतना सा आपको याद रखना, मतलब कुछ नहीं आए तो ये जरूर लिख देना। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। नेक्स्ट है इसी के अंदर कि रिलेशन
बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड, ये इतना बड़ा काई लिखा हमने, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके बीच का रिलेशन क्या है? क्लियर है? अब देखो लेमडा एम, ओके, लेमडा ई क्यू, लेमडा एम क्या बोलता है वो चीज लिख लेते हैं, ये बोलता है ई सॉरी के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ओके। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं, ये भी बोलता है कापा इंटू 1000 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, जो ऊपर की फॉर्म में जाएगा। अब देखिए 1000 से 1000 कट गया, कप्पा से कप्पा कट गया, बचा क्या? बचा ये लेमडा एम डिवाइडेड बाई ई क्यू। अब ऊपर वाली फॉर्म में कौन आ रहा है? नॉर्मेलिटी, और नीचे वाली फॉर्म में कौन आ रहा है? मोलरिटी। में रिलेशन क्या है? क्योंकि नॉर्मेलिटी आपको बताया था ना, मोलरिटी इंटू क्या होती है? वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर। क्लियर है? तो इसको एन फैक्टर का मतलब क्या? एन फैक्टर का मतलब है यदि एसिड होगा तो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस देगा? टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने? वो टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना देगा? ठीक है, बेस होगा तो वो क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, यदि साल्ट हुआ तो क्या बताएगा? साल्ट बताता है कितने टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, या तो कैटायंस की बात करना है, पॉजिटिव आयंस की बात करना है, या फिर टोटल नंबर ऑफ एनायन। कहने का मतलब या तो आप टोटल नंबर ऑफ कैटायंस बता दो या टोटल नंबर ऑफ एनायंस बता दो। एसिड है तो इसका मतलब आपको एन फैक्टर ये डिसाइड करता है कि HCl है तो इसके अंदर कितना H प्लस देगा? एक। H2SO4 है, इसके अंदर कितने H प्लस है? इसमें दो। ठीक है, इसी तरह से यदि बेस की बात करें तो ये NaOH है, कितना होगा? इसके अंदर एक ही होगा, एक ही OH दे रहा है। यदि यहाँ पे MgOH2 लिख दिया तो इसके कितने OH देगा? दो। तो उसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 2 हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो कितने OH देगा भैया? 3। ठीक है, और यदि ऐसा लिखा हुआ है कि एक साल्ट जैसे Na2SO4 है तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस या एनाइंस? एक देख लीजिए, सारे दोनों को जोड़कर नहीं लिखना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? ये 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस, तो कैटाइंस हो चाहे एनाइन, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। ये चीज है एन फैक्टर। तो ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका देखो ये मोलर कंडक्टिविटी मोलरिटी के इनवर्सली है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो जो नॉर्मलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज इंडिकेट कर रही है, और यहाँ से स्टेटमेंट ज्यादा आता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 whole cube is related the molar conductivity by the expression molar conductivity। ठीक है, अब आपको क्या चीज, पहले तो आपको जो ये दे रखा ना, इसकी आपको रिएक्शन आनी चाहिए, किस तरह से डिसोशिएट होगा। ठीक है, कितने आयरन है? 2 आयरन है, ओके। तो ये फेरिक वाली फॉर्म के अंदर है, क्योंकि सल्फेट कैसे? सल्फेट 3 है और एक सल्फेट पे कितना देता है? -2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 है, सल्फेट कितने? 3 है, इसका मतलब सल्फेट पे चार्ज तो फिक्स है -2, इसका मतलब ये -6 हो रहा है। तो ऑब्वियसली जितने प्लस होंगे उतने ही तो माइनस होंगे। तो यहाँ पे कितना होंगे? ये +6, ये -6, और ये क्या है? ये सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ, या तो कैटाइंस देख लो या टोटल नंबर ऑफ एनाइंस देख लो। कैटाइंस कितने हैं? 6, एनाइंस भी कितने हैं? 6। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं इसका एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों? इसका एन फैक्टर हो गया 6। अब थोड़ी सी चीज को समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डेल एम आपको बताया था, डेल एम अपॉन डेल इक्विवेलेंट, यही बताया था हमने। बोला मोलरिटी की बात कर रहा है तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वो नॉर्मलिटी के। ठीक है, अब देखिए
और समझिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये नॉर्मेलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, या एन फैक्टर लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या बोला है, इसने तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के रिलेशन के साथ पूछ लिया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की रिलेशन क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी के साथ। बिल्कुल सही है। अब देखो, इसका मतलब नॉर्मलिटी की जगह हम नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत करने के चांस रहते हैं। पहले बताते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी मोलरिटी के इनवर्सली है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नॉर्मलिटी के इनवर्सली है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये किसको बता रहा है, नॉर्मलिटी बता रहा है मोलर कंडक्टिविटी को। ओके, ठीक है। और मोलरिटी किसको बता रहा है, मोलरिटी बता रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। इनटू एन फैक्टर लिख दो या वैलेंसी फैक्टर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई, हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन करोगे तो गलत कर दोगे, क्योंकि आप सीधा क्या करोगे, मोलरिटी, ठीक है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दोगे, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब यहां से देखिए, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल एम, और डेल एम और लेमडा एम बोल सकते हैं इसको, या कैप एम बोल सकते हैं। एन फैक्टर कितना आया इसका, 6। इसका मतलब ये रिलेशन आपको, और आपको ये सही रिलेशन है। ठीक है, आपको कैसे मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपको कैसे मिलेगा, 6 इंटू ई क्यू, ई लेमडा एम। मैं वापस चीज इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं वापस समझाती हूँ इसको कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन कैसे करना है। ठीक है, ये ऑप्शन भी मिलेगा, 100% मिलेगा। Equivalent conductivity of Fe2SO4 whole cube is related to molar conductivity by expression। अब देखिए कि हमने इसको जो साल्ट है इसको डिसोशिएट करके हमें पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ कैटायंस का कितना का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। ठीक है, अभी आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर हमने रिलेशन बताया था कि इसका भाई रिलेशन ये होता है, क्या होता है कि ये नॉर्मलिटी के इनवर्सली है और ये मोलरिटी के इनवर्सली, उल्टा चलता है। होना ये चाहिए था कि ये मोलरिटी को बता रहा है, 1 मोल को बता रहा है, ये नॉर्मलिटी को बता रहा है, लेकिन रिलेशन एक्चुअल में ये है। आपको ये बोला है कि नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लेमडा एन इक्वल टू लेमडा एम इंटू एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर कोई, ये आपने यदि किया ना तो ये गलत होगा, ये उल्टी चीजें चल रही है, ये इसके इनवर्सली है। इसका मतलब लेमडा एन इसको नहीं दिखा रहा है, ये रिलेशन गलत है। इसका मतलब एक्चुअल में रिलेशन क्या है कि एन किसको बता रहा है, लेमडा एम इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, मोलरिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी बोले तो ई क्यू। मोलरिटी किसको दिखा रहा है, ई क्यू को बता रहा है ना। एन किसको बता रहा है, लेमडा एम को बता रहा है। एम किसको बता रहा है, ई क्यू को बता रहा है, इनटू एन फैक्टर। और अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है ई क्यू ना, लेमडा ई क्यू बोले तो इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर कितना हो गया भैया, लेमडा एम अपॉन 6। इसका मतलब ये रिलेशन है। आपको रिलेशन ये भी मिलेगा कैसा कि लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू लेमडा एम इंटू एन फैक्टर। आपको ये भी ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा गलती करने के चांस रहते हैं, ये मत करिएगा। इस चीज को समझिएगा कि कौन किसके इनवर्सली, कौन किसको इंडिकेट कर रहा है। मतलब जहाँ नॉर्मलिटी आ रही है ना, वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को नहीं लिखना है, आपको मोलर कंडक्टिविटी को लिखना है। जहाँ मोलरिटी है वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लिखना है। हमने बस वही किया। एन किसको बता रहा है, लेमडा एम को हमने लिख दिया लेमडा एम। मोलरिटी किसको दिखा रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, और ये क्या है, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपको उस हिसाब से जवाब देना। इस तरह का ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ हो सकता है ये चेंज कर दे, कुछ भी लिख दे, यहाँ पे ये साल्ट है, एसिड दे दे, बेस दे दे, कुछ भी दे दे, पर ये रिलेशन आप कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है।
अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, कप्पा को मतलब होता है वॉल्यूम से, ठीक है, और कंडक्टेंस को मतलब होता है फ्लो से, दौड़ने से। ठीक है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्रीली कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, दोनों ये चीजें हैं, वो डाइल्यूशन का इफेक्ट दोनों चीजों पे पड़ेगा। दोनों चीजें बोले तो कंडक्टेंस पे भी पड़ेगा, किस पे, कंडक्टेंस पे भी पड़ेगा और कंडक्टिविटी पे भी पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। बुक के अंदर बहुत अच्छे से सेपरेट दे रखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है। कंडक्टेंस बोल रखा है या कंडक्टिविटी बोल रहा है। कंडक्टेंस बोले तो जी, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा। ये है जी और ये कौन है, कप्पा। और इसको और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक वर्ड आना चाहिए वरना तो ये कंडक्टेंस बन जाता। ये चीज आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी है मैंने। अब आपको डाइल्यूशन का मतलब, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है, इसको लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे किसका, कंडक्टेंस का। किसका, ये दोनों चीजें अपने को डिस्कस करना है। इसके दो टाइप है, जिसके अंदर पहला हम डिस्कस करें कंडक्टेंस का और उसके बाद में हम करेंगे कंडक्टिविटी का। क्लियर है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अभी तो कंडक्टेंस करवाया था अब ये नया क्या हो गया। तो कंडक्टेंस का अलग देखेंगे, कंडक्टिविटी का अलग देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोले तो जी, ओ जी, जी की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए आज भैया तुम्हारे लिए मैं 4:30 बजे उठी हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, ताकि मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम पास आ रहे, बोर्ड के एग्जाम भी थोड़े दिन में आ जाएंगे, तो जितना हो सके जल्दी से हो सके करवा रही हूँ। और इतना फटाफट से भी नहीं करवा रही हूँ, चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, ताकि आपको दिमाग के अंदर तीसरा क्वेश्चन नहीं आए। क्लियर है। अब देखिए डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब आपने कोई एक साल्ट लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, क्या ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। अब देखो इसका मतलब जितना ज्यादा पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, बोले तो पानी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलो या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट बोलो, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, जो कम अमाउंट में होती है ना, उसको बोलते हैं सोल्यूट। ये सोल्यूट है और पानी हमेशा, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरे पैंतरे अपनाने पड़ते हैं। अब देखिए डाइल्यूशन बोले तो इसका मतलब यदि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर एक्सेस में होगी, और सोल्यूट जो है यदि कम होगा तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो होगा डाइल्यूट। उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। पानी ज्यादा तो डाइल्यूट, पानी कम तो कॉन्सेंट्रेट। तो सॉल्वेंट यदि, यदि मैंने क्या सॉल्वेंट, हाँ सही लिखा ना, सॉल्वेंट कम और सोल्यूट ज्यादा, तो भैया ये कैसा होगा, ये होगा कॉन्सनट्रेटेड। इसका मतलब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं वो एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं क्या, बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट एक दूसरे के उल्टा काम करता है। कहने का मतलब है पानी का कितना अमाउंट बढ़ाया या पानी का अमाउंट कितना घटाया। तो इसका मतलब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, वॉल्यूम पे, कि आपने वॉल्यूम किसका कितना रखा, डाइल्यूशन पे और कॉन्सेंट्रेटेड पे। और इस पे कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट रहेगा जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब देखिए हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट समझ गए ना आप, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोल रहे हैं,
इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर लिया था ना, जिस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड वाला स्टेट या फिर मोल्टन वाली स्टेट ली थी, वही तो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको समझिएगा। अब जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ना इसके अंदर, सब समझने लायक है, जिसके अंदर दिमाग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कहीं इधर उधर दिमाग घूमने गया हुआ है ना, तो उसको बुला लीजिए कॉल करके, भैया आ जा। समझते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। अब इसको जितना इजी हो तरीके से हो सकता है ना, आपको समझा रही। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि आपने एक ऐसा एसिड लिया या चाहे बेस लिया, चाहे कोई सा भी लिया, पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ले लिया HCl, जिसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 है, क्लियर है। इसको जैसे ही मैंने पानी के अंदर, ये पानी लिया और इसको जैसे ही मैंने पानी के अंदर डाल दिया, वैसे के वैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि उसके पास कितने H प्लस आयन है। मैंने बोला ना एसिड का देखते हैं कितना H प्लस आयन है ना, वैलेंसी फैक्टर। तो इसके पास कितना H प्लस आयन है, 1 है। जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला, इसके पास जितने H प्लस आयन थे, इसने सारे के सारे, मतलब पानी में डालते ही इंस्टेंटली इसने सारे H प्लस दे दिए। मतलब पापा से पैसे मांगते हैं ना, तो पापा भी दो तरह के होते हैं, है ना। पापा के भी दो टाइप है कि एक पापा वो पापा है जो पैसे मांगते ही पैसे दे देते, ले बेटा कितना चाहिए, 500, तो बोले ले ये 500। और दूसरे टाइप के पापा, पापा 500 रुपये चाहिए, तो आप क्या, पापा क्या बोलते कि ले अभी तो ये 250 ले, और कुछ प्रॉब्लम आ जाए 250 से काम नहीं चले तो कॉल कर देना, देख लूंगा, फोन पे कर दूंगा। सही। अब मान लीजिए जो पापा आपको इंस्टेंटली 500 रुपए दे रहे, मांगते ही दे दिए, वो कौन है, स्ट्रॉन्ग। और दूसरे पापा का वो टाइप जहां आपने पैसे 500 मांगे थे लेकिन उन्होंने 250 दिए। इसका मतलब एक टाइम में एक साथ उन्होंने वो पैसे नहीं दिए। अब वापस कॉल कर रहे हैं कि पापा 500 मांगे थे, 500 की जरूरत पड़ेगी। कितने मांगे थे, 500 मांगे थे, 500 की जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत है, आप 250 और कर दीजिए। अब देने तो उसको भी पड़ रहा है, 500 ही पड़ रहा है, लेकिन वो क्या है, उस टाइम नहीं दिया, उस टाइम वो 500 रुपए हमें नहीं मिले थे, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस कहानी कुछ ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे ही पानी के अंदर इसको HCl को डाला, H2SO4 को डाला, NaOH को डाला, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जैसे ही इस कंटेनर के अंदर पानी है और इस पानी के अंदर डालते ही 100% आयोनाइज्ड हो जाता है, 100% H प्लस आयन दे देता है, जितना था सबका सब दे दिया, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट करता है बेचारा, इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो कह रहा है कि दही खाऊं कि मई खाऊं, वो वाली चीज। जैसे एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और ये कैसे टूटता है, CH3COOH प्लस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये HCl है ना, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट थोड़ी करेगी, ये तो अपने H प्लस दे दिया और Cl माइनस दे दिया और फ्री हो गया कि भैया मेरे पास जितने थे मैंने सब दे दिया। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटना क्या है, टूटना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका कितना है, 100%। ये चीज है, कितना है, 100%। तो ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना होगा बच्चों, 100%। कितना होगा, 100%। इसका मतलब मांगा 100% उतना दे दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दही खाऊं कि मई खाऊं, बोले भाई देऊं कौन देऊं, थोड़ा दे दूं। कुछ बच्चों का ये हो सके कि शर्म हमारे पाचा पैसा नहीं मांगे, और बच्चों भी नालायक कि वो कहे कि जब तक 500 नहीं मिली जब तक पापा खाल का जाऊं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होता है। देखो स्ट्रॉन्ग जो 100% आयोनाइजन हो जाता है, इसका मतलब इसमें लिखेंगे हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नॉट 100%, मतलब 100% नहीं होता, मतलब 100% से कम होता है।
तो ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला, खटाक से H+ दे दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो रो रो के मर मर के अपने H+ आयन दे रहा है या OH- आयन दे रहा है, तो भैया वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको डाइल्यूट भी बता दिया, कॉन्सेंट्रेट भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग भी बता दिया और वीक भी बता दिया। कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड। और ये क्या होगा, ये पार्शियली आयोनाइज्ड। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, ये पार्शियली होगा, क्योंकि 100% नहीं होगा तो पार्शियली होगा, ये 100% होगा तो कंप्लीटली होगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और अब हम किसकी बात करें, कंडक्टेंस की बात करें। किसकी बात करें, कंडक्टेंस के अंदर। अब कंडक्टेंस की बात करें तो देखिए, डाइल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया कि पानी भर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला है, HCl। क्या है, HCl, एसिड डाला, ओके, समझना। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया बच्चों, वीक। कैसा लिया, वीक। वीक के अंदर कौन है, एसिटिक एसिड, फेवरेट एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी। तो देखो ये HCl है, और हमने यहाँ पे ये एज ए सोल्यूट है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूट है, और इसको सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, बोले तो पानी में डाल रहे हैं। क्लियर है? अब ये क्या कर रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बोला कि 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब एक बार में जितने पानी देने हैं, बोले तो जितने आयंस देने हैं उतने आयंस दे देगा, ठीक है। आयंस दे देगा, जितने आयंस एक टाइम में जितना देना, मैंने बोला ना इंस्टेंटली जितना आयंस देना होगा वो एक टाइम में, एक समय में, एक टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर उतने H+ आयन दे देंगे। अब हमने क्या किया, जितने देने थे दे दिया ना, जैसे पानी में डाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, पानी का और अमाउंट बढ़ा दिया, डाइल्यूशन मतलब और ज्यादा हमने पानी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, H2O को और पानी को ऐड कर दिया। पहले हमने जैसे मान लीजिए 5 ml लिया था पानी, ठीक है, उसमें भी H+ आयंस जो है उतने ही दे रहा है, और अपने आपने H2O और ऐड किया, फिर भी वो H+ आयन उतने ही दे रहा है जितना उसके पास होना चाहिए, जितना उसको मैक्सिमम देना चाहिए, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। अब कहानी क्या है, वीक, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने बोला ना, वो पापा जो जल्दी से H+ नहीं देंगे, मतलब आपको रुला रुला के पैसे देंगे, ठीक है। अब देखो, पहले हमने मान लीजिए 5 ml लिया था, इसके अंदर एसिटिक एसिड ने अपने कुछ पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, मतलब कुछ H+ आयन दिए थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वही चीज है, और H2 ऐड किया, और इसको हमने कितना बना दिया, 10 ml, मतलब 5 ml और पानी डाल दिया। पहले 5 ml था, तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो आपको इंस्टेंटली जितने इसके पास H+ है उतने नहीं देंगे, तो कंजूस आदमी, ठीक है। अब इसका मतलब आपने और पानी डाला, तो और पानी डाला बोले तो वापस आपने कॉल किया और कहा पापा 50 रुपए तो और कर दो। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम पानी ऐड करते जा रहे हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पानी और ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बोल रहे तू 5 ml रख चाहे 10 ml रख, मैं तो जितने H+ आयन देने थे, जितने आयन्स देने थे मैंने दे दिया, अब तू मुझे बहला मत फुसला मत कि भाई मैं पानी ऐड करने से मैं कुछ ज्यादा दूंगा, मेरे पास जितने थे मैंने दे दिए। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है कि आने दो पानी को आने दो, जितना पानी आएगा उतना आयंस में दे दूंगा। इसका मतलब वास्तव में डाइल्यूशन का असली जो फर्क है, असली जो डिफरेंस है, वो कौन क्रिएट कर रहा है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है। आयंस तो वो उतने ही देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पर ये कह रहा है कि जितना आप डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा मैं आयंस दूंगा। क्लियर है? इसका मतलब असली डाइल्यूशन का इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके आयंस सेम ही रह रहे हैं, चाहे आप डाइल्यूशन करो, चाहे पानी और ऐड करो, चाहे मत करो, लेकिन इस पे फर्क पड़ता है। क्लियर है?
अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने क्या बोला था कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, बोले तो इसको वापस समझा देती हूँ कि आपने यहाँ पे 5 ml पानी डाला, कितना वॉल्यूम कितना दे दिया 5 ml, और उसके अंदर आपने क्या ऐड किया था HCl। देखो किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब है आयंस है वो उस सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं या नहीं, मतलब अपनी कहते हैं ना हमें जीने दो, तो ये कह रहा है हमें जीने दो, हमें घूमने दो, हमें फिरने दो, हमें स्वतंत्रता चाहिए। एक्चुअल में कंडक्टेंस क्या है, स्वतंत्रता, कि हम कितने फ्रीली घूम रहे हैं, हमें कोई रोकना वाला टोकने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, अब पहले क्या है, HCl लिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 5 ml के अंदर, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो 100% आयनाइज्ड हो जाएगा, जितना उसको पानी मिला उसमें अपने सारे H+ आयन दे देगा। अब जितने आयन्स देने थे उसने दे दिए। अब आपने क्या किया, 5 ml और पानी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, 5 ml और वाटर ऐड कर दिया। अब ये बोल रहे चाहे भाई देख तू 5 ml दे चाहे 2 ml दे, जितने मुझे मेरे पास थे उतने मैंने H+ दे दिए, मतलब मैं कंप्लीटली क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। अब पानी डालने से मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्या बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि आप यदि पानी और ऐड कर रहे हो तो मैं ऐसा नहीं कि ज्यादा आयंस दूंगा, आयंस जितने मेरे पास है उतने मैं 100% दे रहा हूं। इसका मतलब पानी ऐड करने से क्या आयंस की संख्या बढ़ रही है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। तो क्या लिखा हो देखो, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन आयंस रिमेन सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया आयंस उतने ही रहेंगे चाहे आप डाइल्यूशन करो चाहे मत करो। 5 ml था तो भी वो उतने ही आयंस देगा जितने वो 10 ml में दे रहा है। इसका मतलब आयंस तो उसके पास जितने होंगे उतने ही देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एज ऑन आयोनाइज कंप्लीटली, क्योंकि आयोनाइज क्या होता है 100%ली डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। बट ऑन डाइल्यूशन बोले तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब पहले 5 ml था, अब आपने क्या कर दिया 10 ml कर दिया और पानी ऐड कर दिया। सो डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज। अब देखो इसका मतलब है पहले तो आपने क्या किया, एक कंटेनर था और उसके अंदर से 5 ml पानी भरा तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या थे, H+ आयंस क्या थे, पास पास में थे, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या बोलता है, भैया हमें तो फ्रीली घूमने दो, यहाँ तो आपने बंदिश कर दी कि 5 ml में इतनी ही जगह में आप घूम सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया 5 ml और डाल दिया, 5 ml और पानी डाल दिया। अब देखो ये जो पास पास में थे ना, अब वो कहाँ चले गए, एक यहाँ चले गए, एक यहाँ चला गए। अब इसका मतलब उसको और स्पेस मिल गया और वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से वो कंडक्टेंस बढ़ रहा है ना, मतलब फ्रीली मूव कर रहे। पहले तो इतना सा दायरा था, इतने से दायरे के अंदर घूम रहे थे, अब पानी ऐड किया पूरा भर गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर चले गए। आयंस तो उतने ही है, आयंस तो उतने ही है, लेकिन उसको स्पेस और मिल गया, उसको वॉल्यूम और मिल गया, और स्पेस और ज्यादा मिल गया, तो इसका मतलब उसमें वो फ्रीली अच्छे से मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए, और मूव कब करेगा, जब इसके बीच में आयंस क्या हो जाएंगे, मूव कब करेगा, जब वो टूटेगा। यदि एक साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे HCl की फॉर्म में ही रहेगा, तो फिर उसके बाद में वो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो फ्रीली मूव कैसे करेगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्पेस ज्यादा मिल गया, और स्पेस ज्यादा मिलने की वजह से वो फ्रीली मूव कर रहा है। तो अब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज, सो डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज। अब इसका मतलब आयंस के बीच में, जैसे यहाँ H+ था, इसके बीच में क्या हुआ, जैसे डाइल्यूशन किया, अब ये H+ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसका मतलब फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन विल बी वीक। इसका मतलब जैसे जितना ज्यादा पानी डालोगे, जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे, उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, और आयंस विल मूव फ्रीली। इसका मतलब आयंस अब अपने मन मर्जी करेंगे, दौड़ेंगे फिरेंगे इधर। एक तो आपको छोटा सा कमरा दे दिया तो आपको पता है घूम एक अच्छे से आप वॉक नहीं कर पाओगे, अच्छे से आप दौड़ नहीं पाओगे, लेकिन एक बड़ा सा हॉल दे दिया मतलब, तो आप इजीली रन कर सकते हो। कहने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो आयंस का जो मूव करने का स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो आयंस विल मूव फ्रीली, सो कंडक्टेंस इंक्रीज। और कंडक्टेंस तो यही कहता है मुझे फ्रीडम चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें तो दौड़ने भागने के लिए वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब देखो कि डाइल्यूशन करने से
आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आयंस उतने ही रह रहे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोला था कि मान लीजिए ये वीक का मतलब है आपको एक साथ सारे नहीं देंगे, ये तो इंतजार कर रहा है कि पानी कब आएगा। और ठीक है, यहाँ 5 ml थे, कितना 5 ml था, कौन है सबसे फेवरेट एग्जाम्पल अपना एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 5 ml के अंदर ये थोड़े बहुत पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, लेकिन जैसे ही आपने 5 ml और ऐड कर दिया, 5 ml और ऐड कर दिया, क्योंकि ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, मतलब 100% अपना एक साथ H+ आयन नहीं देते हैं, तो ये कह रहा है आने दो पानी को, आने दो आने दो। इसका मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उतने मतलब H+ आयन्स देंगे, या यदि एसिड की बात करें, बेस की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो उतने नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा देगा। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि आयन्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना देना था 5 ml में उतना दे दिया, चाहे 10 ml करो चाहे 15 ml करो, मैं कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है कि डाइल्यूशन बढ़ाओ, ठीक है, और उतने ज्यादा आयन्स पाओ। अब देखो, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट द डाइल्यूशन मोर आयन्स विल प्रोड्यूस, जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे, जितना ज्यादा पानी मिलाओगे, उतने ज्यादा आयन्स प्रोड्यूस करेगा। एज ड्यू टू डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज, अब ये कह रहा है भाई वॉल्यूम, एक तो नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है, नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ रहे हैं, और इसको घूमने फिरने के लिए जगह भी अच्छी मिल रही है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो देखो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, फ्रीली मूव करेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो तो ठीक है। सो मोर आयन्स विल फॉर्म देन बिफोर, पहले की बजाय अब क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर वो और ज्यादा वीक होता जा रहा है, ड्यू टू मोर आयन्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर और कंडक्टेंस इंक्रीज। बस कंडक्टेंस को ये कह रहा है भैया तू अच्छा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तू अच्छा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे ऐड हो रहा हूँ तेरी वैल्यू बढ़ती जा रही। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन को ज्यादा भाव नहीं देता, वो कहता है कि भैया तू बहला फुसला मत, मेरे को जितना देना था मैंने दे दिया, ये स्ट्रिक्ट लोग है। और ये क्या है, ये है कि भैया तू ऐड करता जा, है ना, और मैं तुम्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट देता जाऊंगा। तो देखो क्या लिखा है, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे, डाइल्यूशन कर रहे मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे, तो कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज मच मोर देन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब डाइल्यूशन का असली इफेक्ट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे फर्क नहीं पड़ता है। बस जो स्टडी करेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस की, क्योंकि ये भाई साहब इसके डाइल्यूशन बढ़ाने से, बोले तो डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयन्स बढ़ता है, क्योंकि ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होते, धीरे धीरे आयोनाइज्ड होते हैं, और ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं, बोले तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% है, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% नहीं है, इसको आप उतार लीजिएगा। ओके, मैं मिटा रही हूं कि जो कंडक्टेंस है, तो बिग इंक्रीज इन कंडक्टेंस जी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है क्या, कंडक्टेंस, इज बिकॉज इनिशियली वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज वेरी लिटिल, बोले तो 100% आयोनाइज नहीं होता है, बट ड्यू टू dilution on adding water, the force between the ions become weak or it break into ions, so conductance is the much more। आपको बोल दिया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही हम बहुत अच्छा कंडक्टेंस देख सकते हैं, जैसे जैसे पानी ऐड करेंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नो फर्दर इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे फर्दर कोई भी नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो एक टाइम में जितना 100% जितना परसेंट, बोले तो ये तो 100% आयोनाइज्ड होते हैं, जितना होना था वो हो गया। और डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जस्ट इंक्रीज, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि आयंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता जाएगा। अब देखो, इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन आयंस so that can move freely, hence conductance here increase but not much,
मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस है उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। इसका मतलब कंडक्टेंस का इफेक्ट देख लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी देख लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी देख लिया, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो 100% आयोनाइज्ड होगा या नहीं होगा। क्लियर है? आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्या आपको टाइप बताया था? कंडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कौन है बच्चों? कप्पा, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। बोले तो कप्पा, यहां कर देते हैं कप्पा। देखिए, कंडक्टेंस में तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी में क्या होता है? देखो, आपको कंडक्टिविटी कप्पा करवाई थी ना, तो कप्पा क्या बोला था कि कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी बात कर रहा है। क्या किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब यहां वही चीज रिपीट कर रही हूं कि कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से लेना देना है। वो हमने ये देखा था कि एक मोल के अंदर कितना है ना, मोलर कंडक्टिविटी देखी थी। एक ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर कितना है, एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना है। इसका मतलब कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यदि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे कि कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंडक्ट, ये कप्पा। और या फिर आपको कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू वॉल्यूम। यही तो था। ठीक है, यहां देखिए, हम एक कंटेनर ले रहे हैं। कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? पानी ऐड कर दिया, जितना डाइल्यूट करना था उतना कर दिया। लेकिन कंडक्टिविटी को जब कप्पा को बताया था तो आपको ये चीज बताई थी कि इसको पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब है। किससे मतलब है? वॉल्यूम से। बोले तो ये बोल रहा है कि आपने अच्छा बढ़ा दिया, पर मैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 ml की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि 1 ml, बोले तो 1 ml के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। देखो, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के अंदर वॉल्यूम का रगड़ा है। ये तो सिर्फ कहता है कि 1 ml में भाई साहब कितने परसेंट है, हमें मतलब नहीं है पूरे बिकर में कितने परसेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये पता है कि हमने तो एक वॉल्यूम फिक्स कर लिया, वो वॉल्यूम कर दिया 1 ml। बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, आपको बताया था। बोला कि इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने परसेंट है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? मान लीजिए 5 ml लिया, ओके। और इसके अंदर हमने बोला कि इसके अंदर मान लीजिए 4 आयन परसेंट है। कितने? 4 आयंस परसेंट है। मान लीजिए 4 आयंस परसेंट है, ओके। अब हमने क्या किया? डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन किया बोले तो अब पहले पानी कितना ऐड किया था हमने? 5 ml। अब 5 ml और ऐड कर दे। अब इसका मतलब अब आपने कितना कर दिया? 10 ml कर दिया पानी को। मतलब आपने क्या किया? डाइल्यूशन बढ़ाया। डाइल्यूशन मतलब पानी को ऐड किया, पानी को ऐड किया। अब इसने कहा कि अब बताओ 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने? पहले 4 थे, अब मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 1 हो गया। मान लीजिए 1 हो गया। इसका मतलब आयंस क्या होने लगे? आपको बताया था कंडक्टेंस बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन कंडक्टिविटी घटती है। क्यों? ये बोल रहा है कि भैया पहले इतने पास पास में थे, 5 ml में पास पास में थे, जैसे ही पानी ऐड किया तो वो दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए। पर हम तो, हमारी तो नियत यही है कि हम तो 1 ml की ही बात करेंगे, हम दूसरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हमें तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया, 1 ml में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। अब बोले भैया जैसे पानी मिलाया वैसे ये तो फ्रीली मूव करने लगे, ये तो दूर दूर जाने लगे। अब तो आप तो 1 ml का ले रहे हो, अब 1 ml के अंदर उतने नंबर ऑफ आयंस नहीं है क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे
कंडक्टिविटी घटती जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा था। जिसको ये डिफरेंस समझ में आ गए ना बच्चों, उसकी बल्ले बल्ले, सीरियसली बता रही हूँ। ऐसे पॉइंट है जिनको समझने की जरूरत है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, वही उसकी कंडक्टेंस है, वही उसकी कंडक्टिविटी है। क्लियर है। अब देखिए, इसका मतलब यहां लिख सकती हूँ कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या कप्पा के। अपने काका को पसंद नहीं है कि तुम और पानी ऐड करके उनको काका को मूर्ख बनाओ, ये काका है, काका बोल रहा है भैया पानी मिलाओगे ना, हम नाराज हो जाएंगे, हमें प्योर चाहिए। इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, जबकि डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन स्पेलिंग नहीं आ रही, ये डाइल्यूशन, ठीक है, बढ़ाने से जी बोले तो कंडक्टेंस बढ़ती है। देखो कितना डिफरेंस है। क्यों, कप्पा किसकी बात कर रहा है, 1 ml की बात कर रहा है कि 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने, और ये कंडक्टेंस बोल रहा है भैया पूरे जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने परसेंट है, कहने का मतलब कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ती है लेकिन कंडक्टिविटी घटती है। क्लियर है कि हमने जब कंडक्टेंस की बात की थी ना, तब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी लेके आए थे और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लेके आए थे, और हमने ये डिस्कस किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर कंडक्टेंस होता है, दो बढ़ता दोनों में है, लेकिन यदि कंपैरिजन करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एक अच्छा कंडक्टेंस देता है, बताया था। लेकिन जो कंडक्टिविटी क्या बोलता है कि चाहे आप फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो चाहे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, कंडक्टिविटी डिक्रीज, सीधी बात है। क्योंकि आप डाइल्यूशन कर रहे हो, दैट मीन्स पार्टिकल्स तो दूर दूर होंगे तो 1 ml के अंदर उतने आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी डिक्रीज, ये जो साइन क्या है, ये साइन बता रहा है कम हो रहा है, डिक्रीज, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ ना, तो डिक्रीज हो रही है विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बोले तो एक वॉल्यूम के अंदर जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये सीधा लिखा था कि डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कप्पा, अपने काका, ये काका डाइल्यूशन के खिलाफ हैं, ये कह रहा डाइल्यूशन मत करो वरना फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 1 ml की बात ही करूंगा। तो इसका मतलब चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, काका दोनों के लिए समान है। काका कह रहा है कि भैया ये पानी डालने वाली हरकतें मत करो, जैसे दूध में पानी डालते हैं ना तो अपने को पसंद नहीं होता है, तो काका को भी पसंद नहीं है कि तुम पानी और ऐड करो, उससे काका की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, दूध प्योर नहीं मिलेगा, वही चीज है ना। तो ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब चाहे आप वीक ले रहे हो चाहे स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, डाइल्यूशन ले रहे हो, तो दोनों के ये काका के लिए खतरा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने पढ़ी थी कि जो काका है वो काका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है मोलर कंडक्टिव, ठीक है। 12th का सबसे जो अच्छा है ना कंडक्टिविटी वाला पॉइंट, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, है ना, ये चीजें जब समझ में आ जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती, जब समझ में नहीं आता ना तब लगता है क्या कंडक्टेंस है क्या कंडक्टिविटी है, डिफरेंस है भाई राजू भैया, इसमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अपने को समझना पड़ेगा तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी उसको क्या लिखा था बच्चों, डेल एम, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हमने क्या बोला बच्चों, डेल इक्यू, लैम्डा इक्यू, है ना, लैम्डा एम बोले तो कैप एम कैप इक्यू।
मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। इसका मतलब इसको समझिएगा कि जब आप डेल एम पढ़ा था और डेल ई क्यू बोले तो हमने क्या लिखा था, कापा के लिए क्या बोला, कापा क्या, हाँ डेल एम बोले तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या लिखा था, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये बोला था। दूसरा हमने क्या बताया था, ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, और यहाँ पे मोलरिटी आएगा, सॉरी ये मोलरिटी। जो ये डेल एम है ना, क्या है डेल एम, जिसको मोलर कंडक्टिविटी बोला था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको डेल ई क्यू बोला था। क्लियर है? अब देखिए ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है इसको समझना। दो पॉइंट है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके अंदर दो पॉइंट है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कौन को किसको हम सेलेक्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो ये डेल एम जो है ना, वो क्या बोलता है कि कापा बढ़ने के साथ बढ़ूंगा। एक पॉइंट तो क्या कहता है कि चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, कापा बढ़ने के साथ बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी कहता है कि मोलरिटी के साथ घटेगा, और ये कहता है नॉर्मेलिटी के साथ घटेगा। अब दूसरी चीज ये देखिए आप कि मोलरिटी क्या बोलता है, मोलरिटी बोलता है मोल पर लीटर वॉल्यूम, यही तो बोलता है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम बोले तो लीटर। और नॉर्मेलिटी भी क्या बोलता है, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वो भी किसमें है, लीटर। अब देखो और कापा जो है ना, कापा कापा क्या कह रहा है कि मुझे तो डाइल्यूशन से नफरत है, बोले तो वॉल्यूम बढ़ाने से, देखो वॉल्यूम बढ़ाने से समझिएगा, वॉल्यूम बढ़ाने से कापा घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से कापा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो अब दूसरी चीज हो गई कि डेल एम बढ़ाने से कापा घटे, कापा बढ़ेगा, एक तो ये कहानी। दूसरा ये कह रहा है कि डेल एम बढ़ाने से, क्योंकि ये क्या हो गया, यहां पे लिख देते हैं मोल, और यहां पे क्या लिख देते हैं इनटू वॉल्यूम, ये तो हो जाएगा, और वो लीटर के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका मतलब कापा और वॉल्यूम तो एक दूसरे के उल्टे हो गए ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब डेल एम किसका कहना मानेगा, वो किसके साथ जाना पसंद करेगा। ये एक पॉइंट में तो ये कह रहा है कि डेल एम जो है, लेमडा एम जो है, कापा बढ़ने के साथ बढ़ता है। दूसरा चीज कह रहा है कि वो तो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ भी बढ़ता है, जबकि कापा और वॉल्यूम को तो एक दूसरे से पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है। ये कह रहा है डाइल्यूशन, नहीं नहीं बिल्कुल डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब बता कि मोलर कंडक्टिविटी किसका कहना माने, तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी किसका कहना मानेगी, कप्पा का नहीं मानेगी, ये कह रहा है वॉल्यूम का कहना मानेगी। मतलब अब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डेल एम पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी तो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ इक्विवेलेंट आ गए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये कहता है लेमडा एम इंक्रीज, ओके, कापा इंक्रीज, ठीक है। दूसरा क्या है, लेमडा एम इंक्रीज या लेमडा एम इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, कापा इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ चाहे ई क्यू लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज, ठीक है। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं किसको लेके जाऊं, इसके साथ मैं बढ़ूं, इसके साथ बढ़ूं, जबकि ये तो एक दूसरे के दुश्मन है। ये कह रहा है कि तेरे बढ़ने के साथ मैं घटूंगा। कापा क्या बोलता है कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ मैं घटूंगा। तो भाई डेल एम किसको, डेल एम के साथ तो दोनों भी अच्छे, कौन, डेल एम के साथ कापा भी बढ़ रहा है, डेल एम के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इसके पास एक ऑप्शन है कि किसको लेके जाए। कापा जो है ये इसका दुश्मन है, कहते हैं ना इसका दुश्मन, इसका दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसका दुश्मन कौन है, ये है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन कौन है, ये दोस्त है। अब क्या कर,
अब क्या करें, तो इसने बोला है चाहे लैम्डा एम लो चाहे लैम्डा ई क्यू लो, ये किसके साथ जाना पसंद करेगा, ये इसके साथ जाना पसंद करेगा। ये ध्यान रखना, दोनों के अंदर ट्विस्ट है, दोनों के अंदर ट्विस्ट है, डिफरेंस है। कभी तो इसके साथ बढ़ाओगे तो कहानी और बदल जाएगी, इसके साथ बढ़ाओगे तो कहानी और बदल जाएगी। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि भैया हमारे तो डाइल्यूशन के साथ हमारी कहानी देखो कि डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ हमारा क्या होता है। तो उन्होंने बोला डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ तुम बढ़ोगे, ठीक है, कापा है, इसकी दुश्मनी इससे है तो कापा को रहने दो, ठीक है। ये चीज देखिए कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, लैम्डा ई क्यू कापा इंटू 1000 अपॉन एन नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखिए नाउ इट कैन सीन दैट लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू डिपेंड्स अपॉन के एम एंड एन, यही तो है, और तो ये सेम है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये के पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी पे डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो तरह के केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, तो कापा क्या हो रहा है, आपको बोला था कापा जो है डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कापा घट रहा है। और जब कापा घट रहा है, कापा घट रहा है तो डेल एम भी घटेगा और डेल ई क्यू भी घटेगा। क्लियर है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कापा क्या होगा, कापा डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कापा घटेगा, क्योंकि कापा जो है वो डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डाइल्यूशन बढ़ाया तो कापा घट गया, और कापा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम के भी प्रोपोर्शनल है और लैम्डा ई क्यू के भी प्रोपोर्शनल है। इसके घटने के साथ ये भी घटेगा। दूसरा केस ये बढ़ रहा है कि ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज, जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम। आपको पता है कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है मोल पर लीटर वॉल्यूम। इसका मतलब देखो डाइल्यूशन बढ़ा है तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, लेकिन मोलरिटी वॉल्यूम की क्या है बच्चों, इनवर्सली है। इसका मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे, बोले तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो देखो चाहे नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी ग्राम, वो इक्विवेलेंट लिख देते डायरेक्ट, इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। ये भी कह रहा वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नॉर्मेलिटी घटेगी या मोलरिटी घटेगी। हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलरिटी क्या हुई, कम हुई, नॉर्मेलिटी भी क्या हुई, कम हुई। अब ये मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती, इसके क्या होती, इनवर्सली होती। इसका मतलब ये चीज घटेगी तो ये चीज ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब दो केस आए, कौन से केस का कहना माने, कौन से केस का कहना माने, यही तो है प्रॉब्लम। तो भैया इसने बोला ये वाला केस लीजिए, कौन सा केस, कि आपने जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया, मोलरिटी घटी, नॉर्मेलिटी भी घटी, लेकिन लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू बढ़ा। इसका मतलब आप ये कंडक्टिविटी वाला लफड़ा है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और अपना कॉन्सेंट्रेट किस पे करिएगा, इस वाले केस पे करिएगा जिस इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ है। ये क्या है, एक दूसरे के खिलाफ है, ये उसको वॉल्यूम से मतलब नहीं है। तो उसने बोला कि आप क्या लिखोगे या आप क्या समझोगे, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को जैसे बढ़ाया, लैम्डा एम सॉरी मोलरिटी कम हुई, मोलरिटी इसके क्या है, इनवर्सली ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, नॉर्मेलिटी भी ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये सही तो है। और कापा इसके साथ बढ़ने से बढ़ रहा है, इसका मतलब कापा को मत लो आप, तो सिर्फ डाइल्यूशन को लो, मोलरिटी नॉर्मेलिटी वाला ये वाला रिलेशन देख लीजिए, आपका ये वाला रिलेशन देख लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन करिए। तो आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, और हम ये वाला इफेक्ट पढ़ते हैं। अब आगे समझिए, experimentally it has seen that normality and molarity will affect more than conductivity। कहने का मतलब है जो आप डाइल्यूशन देख रहे हो उस डाइल्यूशन के अंदर आप कंडक्टिविटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखेंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं कारगर है। इसके लिए किसका है इफेक्ट काम आएगा, नॉर्मेलिटी का और मोलरिटी का, किस पे, डाइल्यूशन पे। ओके, सो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करेंगे दैट मीन्स डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, पानी और ऐड कर रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मोलरिटी जो होती है मोल पर वॉल्यूम होती है। आपको बताया था वॉल्यूम, इसका मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन वॉल्यूम बोले तो डाइल्यूशन ना, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो
मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। अब आपको ये बताया था, वापस बता देती हूँ, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। अब देखो वॉल्यूम बढ़ाया, समझना, वॉल्यूम बढ़ाया, मोलरिटी कम हुई। जब मोलरिटी कम हुई तो ऑब्वियसली डेल एम क्या हुआ, बढ़ा। सेम का सेम यही कहानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे है, ये 1000। जिसको ये समझ में आ गया ना बच्चों, उसको कोई दिक्कत नहीं, ये है नॉर्मेलिटी। अब देखो, चाहे नॉर्मेलिटी हो चाहे मोलरिटी हो, वापस लिख देते हैं, ये इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो डाइल्यूशन। देखो मोले वॉल्यूम बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाया, पानी और ऐड किया, तो मोलरिटी क्या हुई, कम हुई। और मोलरिटी कम हुई तो ये वाला फॉर्मूला अपने को याद है कि मोलरिटी कम हुई तो ऑब्वियसली डेल एम बढ़ा। ठीक है, सेम का सेम यदि आपने वॉल्यूम को, डाइल्यूशन को बढ़ाया, डाइल्यूशन को ये बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी कम हुई, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब नॉर्मेलिटी कम हुई तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ी ना, बस यही चीज लिखा हुआ। देखो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज, बिल्कुल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी डिक्रीज, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि मोलरिटी नॉर्मेलिटी डिक्रीज, यदि मोलरिटी कहाँ पे, यहाँ मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेल एम एंड डेल ई क्यू, डेल एम बोले तो लेमडा एम, मैं डेल डेल बोल रही हूँ, ठीक है, वो समझना, लेमडा है, लेमडा एम और लेमडा ई क्यू इंक्रीज। यही तो है कि इसके मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के घटने के साथ ये चीज बढ़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, फैक्टर के अंदर फैक्टर है। वॉल्यूम बढ़ा, मोलरिटी कम हुई, मोलरिटी कम हुई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, यही तो है। सो ऑन डाइल्यूशन जो लेमडा एम या लेमडा मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब पूरा कंक्लूजन क्या हुआ कि हमने जो डाइल्यूशन पढ़ा है, चाहे कंडक्टेंस पे पढ़ा है चाहे कंडक्टिविटी पे पढ़ा है, देखो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, 5 ml से 10 ml पानी कर रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है। कंडक्टेंस का मतलब फ्रीली मूव करना, उसको और स्पेस मिल रहा है और वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है एक तो, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन आपको बोला था कंडक्टिविटी कापा को, काका को क्या पसंद नहीं, काका ने बोला मुझे ये पानी मिला रहे हो ना तुम, ये लफड़ा मत करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहना मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि वो तो 1 ml की बात करता है, एक वॉल्यूम की बात करता है कि उस पर्टिकुलर 1 ml के अंदर जैसे डाइल्यूशन किया वैसे आयंस 1 ml में से बाहर निकल गए और बाहर चले गए, तो अब आयंस 1 ml में कम बचे ना, तो वही तो कह रहा है कंडक्टिविटी, आयंस कम हुए, आयंस कम हुए तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी कम हुई, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती। दूसरा है ऑन इंक्रीज वॉल्यूम, जब वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर रहे हो, किसको, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो मोलरिटी क्या हो रही, कम हो रही। लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये किसके होता है, ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये m के होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और दूसरा, हाँ यही याद रख लीजिए, कोई वॉल्यूम का तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो मतलब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मोलरिटी बढ़ी, जैसे मान लीजिए कम कर रहा है, मोलरिटी कम हुई तो डेल एम बढ़ा, ठीक है। और नॉर्मेलिटी कम करी तो ई क्यू बढ़ा, इसका मतलब ये बढ़ रहा है इनके कम करने से, इनवर्सली है ना, आप किसको कम कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो आप, वॉल्यूम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो मोलरिटी कम हुई, और जब मोलरिटी कम हुई तो आपको पता है कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी कम हुई तो डेल एम बढ़ा, नॉर्मेलिटी कम हुई तो डेल ई क्यू बढ़ा, बस यही कॉन्सेप्ट है। जिसको ये जान है इस टॉपिक की, ये जान है, आप समझ लीजिए, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये जान है, सारी चीजें समझ में आ जाती है। पर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जिगरा चाहिए, जिगरा, और जिगरा आपके पास है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले का रिलेशन देखिए, स्टेटमेंट भी आ सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट ज्यादा होता है, किसका बढ़ा किसका घटा, जिसको कंडक्टेंस समझ में आ गया, कंडक्टिविटी आ गया, उसकी बल्ले बल्ले,
टॉपिक क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन एंड इट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब समझिए कि जो ये डेल एम है ना, इस डेल एम की बोले तो मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब डाइल्यूट किया जाता है, जब उसको डाइल्यूशन किया जाता है, जब उसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, जो कि आपको कंडक्टेंस में बताया था कि कंडक्टेंस में डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, बस वही चीज है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए वापस बताते हैं कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहने का मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट पे, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट मतलब एक लास्ट पॉइंट, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बताएंगे कि वो क्या होता है, आप थोड़ा सा और इसके अंदर चीजें मैं बता देती हूँ ताकि वो पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए अब जो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यूज कर रहे हैं ना, वो एक साइंटिस्ट था डीबाई हुक्ल ऑनसगर इक्वेशन, मतलब ये एक इक्वेशन है जो डीबाई ने दी थी, जिसको बोलते हैं डीबाई हुक्ल ऑनसगर इक्वेशन, जो किस पे काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीबाई हुक्ल ऑनसेगर इक्वेशन किस पे काम करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे या स्ट्रॉन्ग पे, तो भैया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है, वीक के लिए यूज नहीं किया जाता है, और यहां से मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाती है। तो ये वाला आप याद रखना, डी बाई हुक्ल ऑनसेगर इक्वेशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए वी हैव लर्न दैट ऑन डाइल्यूशन del m of strong electrolyte increase because ionized completely 100% ionized, आपको बताया था कि del m क्या होगा, वॉल्यूम के बोले मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डेल एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम के, ये ध्यान रखना, ठीक है। वॉल्यूम बोले तो डाइल्यूशन, इसको भी ध्यान रखना, आप इतनी बार बता दिया मैंने। तो वी हैव लर्न दैट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया, डेल एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, क्या लिखा कि जैसे जैसे हमने डाइल्यूट किया वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम, क्योंकि जो डी बाई हुक्ल ऑनसेगर इक्वेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे यूज होती है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज एज इट आयोनाइज कंप्लीटली 100%, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है कि बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब 100% आयोनाइज हो रहा है, नो न्यू आयंस विल प्रोड्यूस, ये आपको बता दिया है जब कंडक्टिविटी शुरू, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बताया था कंडक्टेंस के अंदर, तब मैंने बता दिया था कि आप कितना भी डाइल्यूट करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने पानी के अंदर उसको ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट को, वैसे 100% उसने आयंस दे दिया, इसने बोला आप कितना भी पानी मिलाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने आयंस प्रोड्यूस करने थे हमने कर दिए, इसका मतलब नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस देखो, ऑन डाइल्यूशन नो न्यू आयंस विल प्रोड्यूस, नए आयंस नहीं बढ़ेंगे, आपने और पानी ऐड किया तो नए आयंस नहीं बनेंगे, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है आयंस के बीच का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आयंस मूव फ्रीली, सो डेल एम इंक्रीज, आपको बताया था कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डेल एम क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर है। नाउ वी विल सी दी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब हम किस पे बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट, आपने वो अधिकतम मात्रा जितना आपने पानी को ऐड करना था, डाइल्यूट करना था, उतना कर दिया, ठीक है, और उस पॉइंट के बाद में उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी में उसके नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए और समझिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट बिकम जीरो, जहां पे सोल्यूट की या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब इस ग्राफ से, इस टेबल से आप समझ पाओगे, देखो ऑन डाइल्यूशन बोले तो वॉल्यूम बढ़ा रहे, ये वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाया कितना, पहले 10 ml किया, फिर 15 ml किया, फिर 20 ml, फिर 25, फिर 30, इसका मतलब धीरे 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 5-5 ml पानी उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डालते गए, ठीक है। तो देखो डेल एम बोले तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन देखो
0.31 था, 0.32 हुआ, 0.34 हुआ, उसके बाद में सिर्फ 0.34 ही रहा। इसका मतलब देखो डेल वॉल्यूम बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं पर लैम्डा एम जो है वो बढ़ नहीं रहा है। बोले तो मोलर कंडक्टिविटी अब यहां पर बढ़ना बंद हो गई, अब एक फिक्स हो गई, अब इसके अंदर कोई चेंज होना बंद हो गया, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आपने एक इनफाइनाइट जो डाइल्यूशन है किसको बोलेंगे कि आपने एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप डाइल्यूट करते गए, वॉल्यूम बढ़ाते गए, लेकिन वो एक पॉइंट आ गया जहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रही, वॉल्यूम तो आप बढ़ा रहे हो, पानी तो डाल रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ आयंस अब बढ़ना बंद हो गया, अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ना बंद हो गया। बोले तो लैम्डा एम अब बढ़ना बंद हो गया, मोलर कंडक्टिविटी अब नहीं बढ़ रही, अब कांस्टेंट हो गई है। और उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, एट दिस वॉल्यूम लैम्डा एम वैल्यू बिकम सैचुरेटेड, नो फर्दर इंक्रीज। इसका मतलब इसके बाद में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, लैम्डा बढ़ रहा है, कुछ पॉइंट तक बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं लेकिन डेल एम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में उसको क्या बोल रहे हैं हम, डेल एम नॉट, या फिर कहीं पे ये इनफाइनाइट है तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि डेल नॉट एम आए, डेल इनफाइनाइट एम भी इनफाइनाइट ही कोई बताता है। इसका मतलब दिस स्टेज इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना एक टाइम में देना था दे दिया, 100% आयोनाइज्ड हो गया, और उसको पता है कि डेल एम जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डेल एम बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने तो पानी डालने की आदत हो गई आपकी, तो लैम्डा एम ने बोला कि भाई देख पानी धरती पे बहुत है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना ही दे सकता हूँ, अब हमारा मन मत खराब करिए कि आपको डाइल्यूशन कर रहे हैं और आप हमें आयंस नहीं दे रहे हो, हमारी इतनी ही लिमिट है, और वो लिमिट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं देखिए, वी आर कीप ऑन इंक्रीज वॉल्यूम, बोले तो डाइल्यूशन इंक्रीज किया एट सेम स्टेज ऑन इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। डेल एम डज नॉट इंक्रीज, डेल एम क्या कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही थी, सो दैट वी कॉल इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसी को क्या बोला हमने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो नाउ डेल एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको क्या बोला, डेल एम नॉट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोलते हैं, डेल नॉट एम, ठीक है। डेल एम नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एम एट इनफाइनाइट, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मतलब उसने अपनी एक लिमिट तय कर दी कि इससे ज्यादा मैं आयंस नहीं दे पाऊंगा जब आप डाइल्यूशन करोगे, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट डेल एम नॉट, बोले तो इनफाइनाइट जो कंडक्टिविटी है बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो बाय ग्राफिकल मेथड प्लॉटिंग डेल एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब हम एक ग्राफ डी बाई हुकल ऑनसेगर इक्वेशन का ग्राफ, ये देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है, डाइल्यूशन है, अब देखिए डेल एम वर्सेस रूट सी, ये ध्यान रखना, रूट सी, ये नॉर्मल सी नहीं, सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो मतलब वो डाइल्यूट है, हाईली कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि डाइल्यूशन जो होता है, डाइल्यूट होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको ध्यान रखिएगा। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन, देखो लेफ्ट टू राइट, राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो इसको समझिएगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो डाइल्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये बोलेंगे इस तरफ जा रहे हैं, किधर, इधर जा रहे हैं, तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे तो जीरो था, बिल्कुल पानी था, यहाँ पे तो जीरो था, और यहाँ पे धीरे धीरे आपने डाइल्यूट किया, यहाँ तो जीरो हो गया ना, इनफाइनाइट वाला यहाँ आएगा जीरो पे, ये बिल्कुल पानी था, फिर आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते गए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते गए वैसे वैसे वो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। इसका मतलब इधर डाइल्यूशन बढ़ेगा, लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, ओके। और लेफ्ट टू राइट क्या होगा,
कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हमें तो डाइल्यूशन से मतलब है कि जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं, कैसे, जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं डाइल्यूशन बढ़ता है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, डेल एम बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ना बंद हो जाते हैं, बोले तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो आ जाती है। कहने का जीरो मतलब फिर उसमें इंक्रीज होना बंद हो जाता है, और वही क्या चीज है, वही है लिमिटिंग मोलर। इसका मतलब इसके बढ़ने के साथ ये देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ घट रहा है, पर एक पॉइंट ऐसा आया, यहां देखिए स्टार्टिंग के अंदर, ये क्या है, ये है डेल नॉट एम, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कई बार ये डी बाई हुकल ऑनसेगर इक्वेशन का पूछ लेते हैं कि प्लॉट किसके बीच में आपने प्लॉट किया है, ठीक है, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट डेल एम नॉट, यहाँ से हम डेल एम नॉट, कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ के द्वारा बताया, ग्राफिकल मेथड है, बाई प्लॉटिंग डेल एम वर्सेस रूट सी कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, डेल एम क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे ये बढ़ना बंद हो जाएगा, उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है, इनका सब ये फॉर्मूला है। डेलम है, डेलम है किसके साथ में ग्राफ प्लॉट करें, रूट सी के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें लेकिन उसका रूट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ गए, ये वाला। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए ये क्या बता रहा है, माइनस, क्या बता रहा है, नेगेटिव। और बी क्या है, बी स्लोप है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे कौन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। ये इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, ग्राफ तो एक तरह का इसी के अनुसार हम रखते हैं। वाई एक्सिस पे कौन होता है, डेल एम होता है। एक्स एक्सिस पे कौन होता है, एक्स पे ये होता है, ठीक है। और मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कर रहे हैं, और ये एम क्या बता रहा है, ये एक पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहा है, ये पैरेलल नहीं है, ये काट रहा है, ठीक है। ये स्लोप आ गया, और ये नेगेटिव पॉइंट ये बता रहा है ये घट रहा है। तो ये है डी बाई हुकल ऑनसगर इक्वेशन। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इधर इनफाइनाइट इधर कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। माइनस बी रूट सी, ये याद रखना जरूरी है, कॉम्पिटिशन के बाद कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, डी बाई हुकल ऑनसेगर इक्वेशन का फॉर्मूला। और किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेलम की वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आज बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका करते हैं वीक का, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।